प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर के बारे में, उसके मूल्यांकन के बारे में, अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुगल कालीन इतिहास या ये कहिए मध्यकालीन इतिहास में अकबर एक ऐसा शासक रहा है जिसकी दूरदर्शी और विवेकपूर्ण नीतियों की सभी इतिहासकारों ने प्रशंसा की है और उसके द्वारा किए गए कार्यों, उसके द्वारा संचालित की गई नीतियों, उसके जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और कला के क्षेत्र में जो सामंजस्य और समन्वय की नीति उसके द्वारा अपनाई गई, जिसकी वजह से सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय सभी वर्गों में व्याप्त हुआ, उसके कारण बहुत से इतिहासकार अकबर को राष्ट्रीय शासक कहते हैं। अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने हिंदुस्तान में राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसके साम्राज्य में उसकी प्रजा को समानता और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसकी प्रजा में किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म हो, प्रजाति हो, सामाजिक स्तर हो, किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं होता था। प्रशासन तथा न्याय की दृष्टि से भी सभी समान थे और साम्राज्य किसी एक वर्ग या धर्म का अनुयायी नहीं था, बल्कि संपूर्ण प्रजा का था। सम्राट किसी एक वर्ग का शासक नहीं था, बल्कि सभी वर्ग का शासक था। इसीलिए अकबर को के साम्राज्य को राष्ट्रीय साम्राज्य स्वरूप उसका माना जाता है और अकबर को एक राष्ट्रीय शासक माना जाता है। अकबर के जो पूर्ववर्ती, चाहे वो सल्तनत काल के रहे हों, चाहे वो मुग़ल काल के शासक रहे हों, उन सब ने शरीयत के नियमों के हिसाब से शासन किया था, जिसके अनुसार शासक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का शासक था। हिंदू प्रजा उसके राज्य में शरणागत के रूप में रह रही थी। सभी ने इस्लाम को अपना राष्ट्रीय या राज्य का धर्म माना, लेकिन अकबर पहला वह शासक था जिसने अपने आप को विदेशी नहीं माना। पहली बात तो विदेशी नहीं माना, वरना चाहे वो सल्तनत के रहे हों, चाहे मुग़ल रहे हों, या तो वो तुर्क थे या अफ़गान थे या मुग़ल थे, अकबर ने अपने आप को भारत का शासक माना और भारत का शासक बनाने के लिए स्वयं को उसने अपनी नीतियों में जो आमूलचूल परिवर्तन किया, जो सामाजिक और धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता की स्थापना उसके द्वारा की गई, वह हमें उसके प्रत्येक नीति के अंदर हमको दिखाई देती है। जैसे अकबर ने अपनी प्रजा को पुत्रवत समझा और यह माना कि वह सारी जनता का, सारी प्रजा का शासक है। और केवल उसने ही नहीं माना, उसने यह भी चाहा कि पूरी प्रजा उसे स्वयं का शासक माने। और अकबर के संदर्भ में हम इस बात को बहुत जोरदार तरीके से कह सकते हैं कि अकबर को पूरी प्रजा ने अपना शासक स्वीकार किया। अकबर ने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने पूरे देश में एक जैसी शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था और मालगुजारी बंदोबस्त किया। एक राज्य भाषा, एक मुद्रा व्यवस्था उसने पूरे भारत में लागू की। अकबर का लक्ष्य संपूर्ण भारत को एक राज्य और एक शासन के अंतर्गत संगठित करना था। जिस समय अकबर गद्दी पर बैठा था, उस समय भारत राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र से के रूप में पूरी तरह से अशांत था। केंद्रीय सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई थी और स्थानीय या क्षेत्रीय तत्व राजनीति और प्रशासन पर ज़्यादा प्रभावी हो गए थे। इसलिए
जो विषम परिस्थितियां थीं, उन विषम परिस्थितियों ने, अकबर के जन्म ने, अकबर के ऊपर जो प्रभाव था, उन सब ने अकबर को भारत को ही अपना देश समझने के लिए प्रेरित किया और उसने भारत को अपना ही देश समझा और इसके विकास के लिए उसके द्वारा कार्य किए गए। जैसे उसने सबसे पहले भारत का जो राज्य था, उस राज्य को भारतीय स्वरूप प्रदान किया। अकबर से पहले जो मुगल थे या तुर्क थे, वे अपने आप को विदेशी मानते थे, आक्रमणकारी मानते थे और अकबर ने पहली बार अपना जो शासन व्यवस्था थी उसका भारतीयकरण किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि मुगल राजवंश को राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हो सके। उसकी जो विवाह नीति थी वह पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों से बिल्कुल भिन्न थी। जहाँ पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा बलात् अपहरण करके या जबरदस्ती कन्या का विवाह अपने से करवाया जाता था, वहाँ पहली बार अकबर के शासनकाल में जो वैवाहिक संबंध अकबर के और उसके पुत्रों के साथ हिंदू राजाओं के द्वारा या हिंदू कन्याओं के स्थापित हुए, वे सब स्वेच्छा के आधार पर थे, स्वेच्छा और समानता के आधार पर थे। अकबर के तरफ से किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी और ना ही इन वैवाहिक संबंधों के लिए उसने धर्म परिवर्तन के लिए जोर दिया और ना ही उसने किसी भी हिंदू रानी को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने से रोका। इस तरीके से समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सद्भावना पर आधारित जो राजपूत नीति थी, उस राजपूत नीति के ही कारण अकबर के शासन का स्वरूप हमें राष्ट्रीय दिखाई देता है। उसके बाद अकबर के द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण या एकता स्थापित की गई। अकबर ने पूरे भारत को एकीकृत किया और उसके द्वारा जो युद्ध किए गए, उन युद्धों को उसने धर्म युद्ध घोषित नहीं किया और ना ही उसने कोई युद्ध इस्लाम के प्रसार या दारुल हर्ब या दारुल इस्लाम के लिए नहीं किया। उसने सीधे सीधे राजपूतों को मुगल सार्वभौमिकता को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। इसी तरीके से उसने दक्षिण के मुगल जो मुस्लिम राज्य थे उनके समक्ष भी मुगल सार्वभौमिकता को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा और जिसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत किया उसके साथ उसका युद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक स्तर पर अकबर के द्वारा एक समान प्रशासनिक ढांचा पूरे भारत में स्थापित किया गया। सभी प्रांतों, सरकारों और परगनों में एक समान प्रशासन तंत्र था। यह इस्लामी राज्य नहीं था और इसलिए प्रशासन के सभी पद योग्यता के आधार पर सभी धर्म के अनुयायियों के द्वारा भरे गए। धार्मिक भेदभाव समाप्त किया गया जिससे सभी नागरिकों को समानता प्राप्त हुई और जो प्रशासन था वह सहिष्णुता और लोक कल्याण की भावना पर स्थापित किया गया। राष्ट्रीय शासक के रूप में अगर हम अकबर का मूल्यांकन करते हैं तो अगला उसका बड़ा ही साहसिक और मौलिक कार्य था धर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। पूर्व में जितने भी मुस्लिम शासक हुए थे उनके द्वारा शरीयत का पालन करते हुए हिंदुओं पर के साथ भेदभाव करके इस्लामिक शासन व्यवस्था को राज्य में स्थापित किया गया था। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जाता था। पहली बार अकबर ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक किया और जबरन धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को बंद किया और साथ ही हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त किया और हिंदू मंदिरों के निर्माण
और उनके रखरखाव के लिए राजकीय सहायता प्रदान करी गई। इसके साथ ही अन्य धर्मावलंबियों जैसे सिखों, पारसियों, ईसाइयों को भी धार्मिक स्वतंत्रता और सहायता दोनों ही प्रदान किए गए और इस तरीके से विभिन्न धर्मावलंबियों के मध्य सामाजिक संबंध और सहानुभूति का वातावरण अकबर के द्वारा तैयार किया गया। उसके द्वारा स्थापित इबादत खाना, महजर, दीन इलाही उसकी धार्मिक सद्भावना और समन्वय की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य थे। अकबर ने राजनीतिक और धार्मिक समानता के साथ साथ सामाजिक एकता के मार्ग को भी प्रशस्त किया। उसने अपने राज्य में हिंदू और मुस्लिम व अन्य धर्मावलंबियों को बिना भेदभाव के अपने राज्य में नियुक्त किया और हिंदू समाज में प्रचलित जो सती प्रथा है और बाल विवाह था उसको उसने प्रतिबंधित करने की कोशिश की। इसी तरीके से उसने मुसलमानों को दाढ़ी रखने, गोमांस भक्षण, शराबखोरी और रमजान का व्रत रखने एवं हज की यात्रा समाप्त करने के प्रयास भी किए और उसने इस्लाम धर्म को मानते हुए हिंदुओं के जो पर्व और त्यौहार थे जैसे दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, होली जैसी त्योहारों को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाने की परंपरा को प्रारंभ किया। इसी तरीके से मुगल दरबार में नौरोज़ का पारसी पर्व, ईद शब बारात जैसे मुस्लिम पर्व और दीपावली, दशहरा और होली जैसे हिंदू पर्व दरबार में मनाए जाने लगे। इस प्रकार से अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी उसने जो सामाजिक विभेद थे उसे मिटाकर एक सुसंगठित राज्य, समाज और राष्ट्र के का निर्माण करने में अमूल्य योगदान उसके द्वारा दिया गया। अकबर के प्रयासों से ही भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित हुई और एक इंडो इस्लामिक संस्कृति, मुगल भारतीय संस्कृति का, गंगा जमनी संस्कृति का विकास हुआ। उसने फारसी को अपनी राजभाषा बनाया और एक अनुवाद का विभाग स्थापित किया जिसमें संस्कृत, अरबी, यूनानी, तुर्की ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उसके काल में हिंदी के अंदर श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। अब्दुल रहीम खाना और रसखान उसके समय के श्रेष्ठ कवि थे। अब्दुल रहीम खान तो उसके दरबार का कवि था। तुलसीदास उसी काल के थे जिनके द्वारा रचित रामचरितमानस उस समय भारतीय साहित्य की एक बहुत बड़ी अनमोल थाती मानी गई। सूरदास के जो कृष्ण भक्ति के अमर गीत थे वे भी उसी काल में विकसित हुए। स्थापत्य की शैली में हम देखते हैं कि एक इंडो इस्लामिक या भारतीय इस्लामी शैली का जो एक मिश्रण का एक नवीन शैली का जन्म हुआ जिसे मुगल शैली कहा जाता है, जिसमें हमें भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और इसी प्रकार चित्रकला, संगीत आदि के क्षेत्र में भी हमें नवीन शैलियाँ और ईरानी, इस्लामी और हिंदू कला का जो समन्वय है, मिश्रण है, वो हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार अकबर ने व्यवसाय और व्यापार को नियंत्रित कर देश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग खोला। देश में जो इस्लामिक राज्य में जो आर्थिक आधार पर भेदभाव था, हिंदुओं पर जजिया कर था, तीर्थ कर था, उन सबको समाप्त कर दिया गया। चुंगी के मामले में हिंदुओं पर 5% और मुसलमानों पर 2.5% जो कर था उस भेदभाव को समाप्त कर दिया। और इस तरीके से उसने जो कर प्रणाली थी वो सभी वर्गों के लिए एक समान बनाई, जिसके कारण शासकीय सेवाओं में हिंदुओं और मुसलमानों का अंतर समाप्त हुआ और शासकीय सेवाओं में हिंदुओं को भी आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अकबर ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। अकबर के द्वारा अपनी
सभी प्रजा के, जो उसकी हिंदू मुस्लिम जितनी भी प्रजा थी, उन सभी प्रजा का अकबर के द्वारा पालन पोषण किया गया। और अकबर ने जो अपनी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक एकीकरण और समन्वय की नीति अपनाई, उसकी वजह से उसके द्वारा जो सभी वर्गों को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान दिया गया, उसकी वजह से अकबर को हम राष्ट्रीय शासक कह सकते हैं। केटी शाह ने अकबर के राष्ट्रीय दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अकबर की महानता इस कारण थी कि वह पूर्णतः भारतीय हो गया था। उसकी प्रतिभा ने हिंदू और मुसलमान दो जातियों को एक विशाल साम्राज्य की समान सेवा तथा नागरिकता के बंधनों द्वारा एक राष्ट्र के रूप में परिणत करने की संभावना का अनुभव किया, और उसने इस कार्य को संपादित भी किया।